एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने वेट स्टेटमेंट एंड केस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। तो अभी तक हमने इफ़ केस वेट स्टेटमेंट कंप्लीट कर लिया है। आज हम लास्ट लूप के बारे में पढ़ेंगे। तो लूप हम बाकी कई लैंग्वेजेस में भी यूज़ कर चुके हैं, करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। तो जहाँ भी हमें फॉर नंबर ऑफ़ टाइम्स अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है, सपोज़ अगर मैं आपसे बात करूँ कि 0 से 7 तक ये कोड लाइंस एग्जीक्यूट हों, तो फॉर i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ऐसे जगहों पर हम लूप स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली VHDL में लूप स्टेटमेंट सिक्वेंशियल कोड्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ इंटेंडेड एक्सक्लूसिवली फॉर सिक्वेंशियल कोड। ओके, सो इसको यूज़ करने के लिए इसका सिंटैक्स समझना बहुत ज़रूरी है। और सिंटैक्स आप जो लूप स्टेटमेंट यूज़ करेंगे वो चार आप कह सकते हैं कि तरीके हैं जिस तरीके जिनसे आप लूप स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो पहला है आपका फॉर लूप। सो अभी हम एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे कि फॉर लूप कैसे यूज़ करते हैं। सेकंड है आपका व्हाइल लूप। थर्ड है आपका एग्जिट, और इसको यूज़ किया जाता है लूप से बाहर आने के लिए, दिस इज यूज्ड फॉर एंडिंग द लूप। एंड फोर्थ वन इज द नेक्स्ट। ओके, सो स्किप करने के लिए लूप के स्टेप्स को। तो अगर हम फॉर लूप की बात करें तो डेफिनेटली इसको अगर हमें डिफाइन करना है तो देखिए सबसे पहले लेवल जो कि ऑप्शनल है, फॉर आइडेंटिफायर इन रेंज लूप। ओके, सो आपका कोई आइडेंटिफायर होगा और आपको उसकी कुछ रेंज डिफाइन करनी है। क्लियर? देन आप इसमें बीच में सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स लिखेंगे और उसके बाद उस लूप को एंड कर देंगे। क्लियर? अगर आप वाइल लूप की बात कर रहे हैं, वाइल लूप अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो लेबल वाइल कंडीशन लूप, देन आपका सीक्वेंशियल स्टेटमेंट और उसके बाद आप लूप को एंड कर देंगे। तो ये सिंटैक्स समझना कि हमें लिखना कैसे है, कोड में कैसे डिफाइन करना है उसे, ये हमें ज़रूर आना चाहिए। ये हमें याद होना चाहिए कि अगर मैं वाइल लूप स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ तो मैं उसे किस तरीके से डिफाइन करूँगा। तो मैं लिखूँगा वाइल कंडीशन लूप, जो भी मेरा सिक्वेंशियल कोड है, स्टेटमेंट्स हैं, एंड देन एंड लूप। ओके, फॉर एग्जिट लेबल एग्जिट लेबल व्हेन कंडीशन। तो जब भी आपको एग्जिट करना है तो आप उस कंडीशन को डिफाइन करेंगे और अपने कोड से या अपने लूप से आप बाहर आ सकते हैं। सिमिलरली फॉर नेक्स्ट, सो नेक्स्ट लूप लेवल व्हेन कंडीशन। ओके, सो ये मेथड है रिप्रेजेंटेशन का, वाइल लूप, फॉर लूप, एग्जिट, नेक्स्ट लूप स्टेटमेंट के लिए। ओके, सो सपोज देखिए एग्जांपल फॉर अगर आप फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं तो फॉर लूप में आपका फॉर आइडेंटिफायर इन रेंज, सो ये 0 to 5 आपकी रेंज है, आई आपका आइडेंटिफायर है। तो देखिए फॉर आइडेंटिफायर इन रेंज 0 to 5 लूप लूप। अब ये आपका स्टेटमेंट है सिक्वेंशियल स्टेटमेंट। तो देखिए सिक्वेंशियल स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे। तो दिस इज योर सिक्वेंशियल स्टेटमेंट, एक्स आई इज लेस देन इक्वल टू एनेबल एंड WI प्लस 2। तो ये कोई एक रैंडम एग्जाम्पल है जस्ट ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि आप फॉर और लूप को स्टेटमेंट को कैसे यूज करते हैं। ओके, नाउ वाइल लूप, सो वाइल कंडीशन लूप सीक्वेंशियल स्टेटमेंट एंड लूप। तो वाइल कंडीशन क्या है, I is less than 10. So this is your condition, I is less than 10, then loop, sequential statement, and then end loop. Okay, so ये एक जस्ट एग्जाम्पल है रिप्रेजेंट वाइल लूप को कैसे किया जाए। फॉर एग्जिट, सो सिमिलरली फॉर लूप में आप एग्जिट कैसे करेंगे, तो आप यहाँ फॉर लूप यूज कर रहे हैं, फॉर आइडेंटिफायर इन डेटा रेंज लूप केस। तो आपने यहाँ केस स्टेटमेंट यूज किया फॉर लूप के अंदर,
सो केस कंडीशन 1 व्हेन अदर्स में देन आप यहाँ यूज कर रहे हैं एग्जिट। तो व्हेन अदर्स मतलब व्हेन कंडीशन एंड एग्जिट। ओके, सो ये आपका सिंपल एक एग्जांपल था एग्जिट को रिप्रेजेंट करने का। नेक्स्ट अगर हम यूज कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, फॉर आइडेंटिफायर आई इन रेंज इज 0 to 15 लूप नेक्स्ट व्हेन आई इक्वल टू एस्केप। सो व्हेन स्टेटमेंट एंड नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट लूप लेवल व्हेन कंडीशन, क्लियर। सो व्हेन कंडीशन आई इक्वल टू एस्केप नेक्स्ट। सो ये तरीका है रिप्रेजेंट करने का फॉर लूप, व्हाइल लूप, एग्जिट और नेक्स्ट को, क्लियर। अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने फॉर लूप यूज किया है। तो देखिए ये वाली लाइन आप ध्यान से अगर देखें तो यहाँ लिखा हुआ है फॉर आई इन 0 to लेंथ -1 लूप। ओके, सो फॉर आइडेंटिफायर इन this is my range 0 to length -1 loop and then condition। अब देखिए लेंथ क्या है, लेंथ हमने यहाँ पर एक जेनरिक डिक्लेयर किया है। जेनरिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जेनरिक लेंथ इंटीजर 8। ओके, तो ये सब चीज़ों को हम कैसे यूज़ करेंगे, जो भी हम अभी थ्योरी में पढ़ रहे हैं उनको कोडिंग के टाइम पे कैसे डिफाइन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप प्रोसेस के अंदर आपने सेंसिटिविटी लिस्ट ली ABC, क्लियर। देखिए ये क्या है आपका, ये आपका एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। अगर आप इसके एक्सप्रेशन को देखें तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको एक फुल एडर का एक्सप्रेशन है, या ये फुल एडर रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर। तो आपने देखिए प्रोसेस के अंदर वेरिएबल डिफाइन किया कैरी। तो अभी हम पढ़ेंगे सिग्नल क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हमने क्या किया, लाइब्रेरी डिफाइन करी, लाइब्रेरी IEEE 1164.all एंटिटी। अब एंटिटी में हम यहाँ पर एक जेनरिक यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लेंथ जो है उसको एक आप कह सकते हैं कि बार बार यूज़ करेंगे, वो बार बार चेंज होगी, क्योंकि हमने यहाँ लूप यूज़ किया है फॉर आई इन 0 to लेंथ -1। तो लेंथ आपकी 8 है, जो कि इंटीजर टाइप अपने यहाँ डिफाइन कर रखी है इन द फॉर्म ऑफ जेनरिक। तो 0 to 7, तो 7 तक वो लूप रन करेगा और क्या देगा आउटपुट में आपको वैल्यूज। तो देखते हैं अभी। देन आपने पोर्ट डिफाइन करे सिंपल AB इन टाइप है, स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर, उनकी रेंज दे दी आपने लेंथ -1 दैट इज 8 - 1 यानी 7 डाउन टू 0। देखिए अब अगर मुझे सपोज इसको 15 के लिए एग्जीक्यूट कराना है तो सिंपल मुझे यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू चेंज करनी होगी और मुझे कुछ नहीं करना होगा, क्योंकि मैंने लेंथ को एक जेनरिक की तरह डिफाइन कर रखा है। तो अब बार बार मुझे यहाँ 7 डाउन टू 0 या 8 डाउन टू 0 या बार बार जहाँ भी मैं लेंथ यूज़ कर रहा हूँ वहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैं लेंथ यहाँ पे 15 डिफाइन करूँगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 15 डाउन टू 0, 14 डाउन टू 0, 14 डाउन टू 0, ओके 0 to 14 वो लूप ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए, आपको इसे डेफिनेटली एग्जीक्यूट करना चाहिए ईडीए प्लेग्राउंड में और देखना चाहिए कि कैसे ये काम कर रहा है। अगर आप जेनरिक में लेंथ की वैल्यू को चेंज करते हो तो क्या डिफरेंस आ रहा है, कैसे फर्दर ये प्रोसेस कर रहा है और कैसे ये एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, सो आप ट्राई करिएगा इस कोड को ईडीए प्लेग्राउंड में। देन आपने सी इन एस आउट जो भी आपके पोर्ट्स थे उन सबको डिफाइन किया, क्योंकि हमें मालूम है अगर मैं एक 3 बिट फुल एडर डिज़ाइन करूँगा तो डेफिनेटली ABC सम कैरी। ओके, सो दिस इज सम, दिस इज C आउट ABC इन। इस सब्जेक्ट में हम सभी डिजिटल डिज़ाइन जो हमने पढ़े हैं, कॉम्बिनेशनल सीक्वेंस, उन सबको हम VHDL की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छी तरीके से पता होगा। एक
एक फुल एडर कैसे काम करता है, एक फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करता है, इसकी बेसिक नॉलेज आपको मालूम होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि फुल एडर में 3 इनपुट होते हैं, 2 आउटपुट होते हैं, उनके बीच में एक्सप्रेशन क्या होता है। लाइक जैसे अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं आर्किटेक्चर की तरफ। आर्किटेक्चर को हमने बिगिन किया, प्रोसेस हमने ABC इनको किया और एक वेरिएबल डिफाइन किया कैरी। क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यूज चेंज होगी। ओके, तो वैल्यू असाइन होगी और इनिशियल वैल्यू कैरी 0 जो भी है, मींस ये जो हमने कैरी डिफाइन किया है लेंथ डाउन टू 0 मींस 8 डाउन टू 0, उसमें हमने सी नॉट की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली ही सी इन डिफाइन कर दी है जो हम इनपुट पे देंगे। ओके, तो अगर आपको एक ब्लॉक डायग्राम सिंपल सा याद आ रहा हो फुल एडर का, तो हम यहाँ से A नॉट B नॉट देते थे और यहाँ से सी इन देते थे, अप्लाई करते थे, तो वही सी इन यहाँ पर हमने सी नॉट को असाइन कर दिया है, यानी वेरिएबल में हमने दे दिया है। उसके बाद सिंपल हमने एक लूप रन कराया फॉर आई आपका आइडेंटिफायर है, जो आई वैल्यूज हम यहाँ असाइन कर रहे हैं सब 0 टू लेंथ -1 मीन 0 टू 7 लूप। अब देखिए आई की वैल्यू क्या है 0, सो S0 यानी कि अब सम 0 की वैल्यू निकाल रहे हैं, दैट इज A नॉट एक्सॉर B0 मीन्स A0 एक्सॉर B0 एक्सॉर C0 और C0 क्या है आपका C। इस तरीके से अगर आप सम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो S1 लेस देन इक्वल टू A1 एक्सॉर B1 एक्सॉर C1। ओके, और इसी तरीके से अब देखिए क्यों, क्योंकि I इक्वल टू अगर आप 0 रखेंगे तो कैरी 1 की वैल्यू क्या होगी, क्लियर, कैरी 0 की वैल्यू आपने ऑटोमेटिकली सी इन के बराबर रख दी है, तो कैरी 1 की वैल्यू आप निकालेंगे और कैरी 1 की वैल्यू क्या होगी आपकी A नॉट एंड B नॉट और A नॉट एंड C नॉट और B नॉट एंड C नॉट। तो ये एक्सप्रेशन आपको मालूम होना चाहिए कि ये कहाँ से आया। ओके, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने ये सब चीज़ पढ़ी है, तो हमें ये एक्सप्रेशन पता होना चाहिए और सिंपल एक लॉजिक मालूम होना चाहिए कि अगर मैं एक फॉर लूप को यूज़ कर रहा हूँ तो उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, उसका सिंटेक्स क्या है, रेंज कहाँ से कहाँ मूव करेगी। नथिंग बिग, कुछ बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि कोई गेम नहीं है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कोडिंग कैसे करनी है। क्लियर, अगर आपके बेसिक क्लियर हैं और आपको डिजिटल डिज़ाइन की हार्डवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन है कि उसके लॉजिक कैसे आते हैं, ट्रुथ टेबल कैसे बनती है, आउटपुट एक्सप्रेशंस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो आप डेफिनेटली बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो सम आउट कैरी आउट आपका ये लूप चलता रहेगा फ्रॉम 0 टू लेंथ -1 तक। एंड लूप सी आउट इज लेस देन इक्वल टू कैरी लेंथ, तो आउटपुट पे जो आपको कैरी मिलेगा, क्लियर, आउटपुट जो आपको कैरी मिलेगा वो C8 के बराबर होगा। ओके, सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम फॉर लूप का यूज़ कैसे करते हैं। यहाँ पर हम एक फुल एडर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसे हमने डिज़ाइन किया है और फॉर लूप की हेल्प से हम इस कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ईडीए प्लेग्राउंड में और देखिएगा कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, कुछ वैल्यू चेंज करने पे आपको क्या चेंज दिखाई दे रहा है। क्लियर, ओके, सो नेक्स्ट अब हम एक टॉपिक और आप कह सकते हैं कि जस्ट डिफरेंस देखेंगे कि अगर हम इफ़ स्टेटमेंट से अपने कोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या कैसे लिखेंगे, अगर हम उसे केस स्टेटमेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे। ओके, ये एक सिंपल सा डिफरेंस है, मैं आपको अभी इससे पहले भी लेक्चर में बता चुका हूँ कि व्हेन जो है वो आपकी एक सिंगल वैल्यू लेता है, कॉम्बिनेशन सर्किट्स में यूज़ किया जाता है, केस जो है वो आपका सिक्वेंशियल कोड्स में यूज़ करते हैं और ये मल्टीपल वैल्यूज़ लेता है। तो केस अगर आप डिफाइन कर रहे हैं तो व्हेन वैल्यू असाइनमेंट, व्हेन वैल्यू असाइनमेंट, इस तरीके से आप उसके सिंटैक्स को याद कर सकते हैं। केस सारे कॉम्बिनेशंस को चेक करेगा, इसी तरीके से व्हेन में जब आप उसको विद सेलेक्ट व्हेन के साथ यूज़ करते हैं तो वो सारे कॉम्बिनेशंस को चेक करता है। ओके, सो मैक्सिमम असाइनमेंट पर टेस्ट 1, any
एक्शन कीवर्ड, नो एक्शन कीवर्ड, व्हेन के केस में अनअफेक्टेड, केस में आप उसको नल लेते हैं। क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हेन केस में क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, तो डेफिनेटली आप इस टेबल को फॉलो कर सकते हैं, इससे समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा कोड की फॉर्म में हम देखते हैं कि जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या चेंज आता है लिखने में, क्या चेंज आता है इफ और केस में। सो इफ कंडीशन अगर आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली इफ एल्स इफ कंडीशन यूज करेंगे। तो देखिए अगर हम इफ के साथ रिप्रेजेंट करें तो इफ सेलेक्ट लाइन 0 0 then x is equal to a, else if select line is 0 1 then x is less than equal to b, else if select line 1 0 then x is less than equal to c, else फोर्थ कंडीशन आपकी 1 1 होगी डेफिनेटली, x is less than equal to d। तो ये जब इफ स्टेटमेंट की हेल्प से हमने इसको रिप्रेजेंट किया, ये एक मल्टीप्लेक्सर की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। अगर वही चीज मुझे केस से डिफाइन करनी है तो देखिए क्या होगा, केस आइडेंटिफायर इज व्हेन कंडीशन। ओके, सो व्हेन वैल्यू असाइनमेंट। सो आइडेंटिफायर यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट लाइन। वैल्यू क्या क्या हो सकती है उस सेलेक्ट लाइन की, 0 0 0 1 1 0 1 1। सो केस सेलेक्ट इज, केस आइडेंटिफायर इज व्हेन। अब आपकी वैल्यू आई दैट इज 0 0, असाइनमेंट तो क्या असाइन होगा, x इज लेस देन इक्वल टू a। देखिए ये आपको ही याद रखना होगा कि अगर आप केस स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो उसका सिंटेक्स क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए इक्वल टू ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल टू a, व्हेन ये वैल्यू है आपकी और ये आपका असाइनमेंट है। तो ये डिफरेंस आपको समझना होगा, ये डिफरेंस आपको याद रखना होगा जब भी आप केस स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट इनको यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका केस वर्सेस व्हेन। तो अभी हमने डिफरेंस पढ़ा था, केस मल्टीपल स्टेटमेंट्स को कैरी कर सकता है। तो देखिए अगर हम केस स्टेटमेंट की बात करें तो केस आइडेंटिफायर इज व्हेन कंडीशन, वैल्यू मीन्स असाइनमेंट, व्हेन वैल्यू असाइनमेंट, व्हेन वैल्यू असाइनमेंट, और जब अदर्स की हम बात करें तो व्हेन अदर्स नल। ओके, अब हम सिंपल अगर व्हेन स्टेटमेंट की बात करें, दैट जो कि हम कॉम्बिनेशन और आप कह सकते हैं हम कॉन्करेंट में यूज करते हैं। सो विद सेलेक्ट व्हेन। ओके, सो विद सेलेक्ट x is less than equal to a when 0 0 0, b when 0 0 1, c when 0 1 0, और इसका जो कीवर्ड होता है वो होता है आपका अनअफेक्टेड, और इसको लिखते हैं अनअफेक्टेड विद अदर्स। तो ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, आप एक दो बार पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मुझे व्हेन स्टेटमेंट यूज करना है तो कैसे लिखना है, उसका सिंटेक्स क्या था। अगर मुझे केस स्टेटमेंट लिखना है तो उसका सिंटेक्स क्या था। व्हेन के केस में विद सेलेक्ट, व्हेन के केस में कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा याद करनी पड़ेंगी। बाकी आपको लॉजिक पता होना चाहिए और आप इजीली इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।